अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव मालूमात मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि कर्ज़ को लेकर एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है जो मैं इस वीडियो के अंदर तो इंक्लूड नहीं करने जा रहा, लेकिन सोचा कि आपसे इतना शेयर कर दूं। नई इन्फॉर्मेशन आई है, अगर तो आप कहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा। अब कर्जे को लेकर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती नहीं है ना, फिर मतलब कर्जा लिया, यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, पिछले साल से इतना ज़्यादा लिया वगैरह वगैरह, तो वो फिर पॉजिटिविटी रहती नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना बता दूं कि आइए अगर आप चाहेंगे तो वो मुकम्मल शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्जिन अटलांटिक इन्होंने अपनी फ़्लाइट्स का आगाज़ करना था और काफ़ी माह पहले ही इनकी डेट आ चुकी थी कि दिसंबर के अंदर करेंगे। अब कल से गालबन इन्होंने अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है और ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। पहली बार वर्जिन अटलांटिक के जहाज़ पाकिस्तान आ रही हैं। अब ये रूट अगर देखा जाए तो तकरीबन मेरे ख्याल से बरतानिया और ओवरऑल देख लिया जाए तो 18 लाख की कम्युनिटी है पाकिस्तान की वहाँ। तो एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ा रूट आप कह सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल रूट भी कहा जा सकता है जो कि बरतानिया का बनता है पाकिस्तान के लिए। तो अब पीआईए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ पाकिस्तान की एयरलाइंस नहीं जा सकती, लेकिन बरतानिया की एयरलाइंस पाकिस्तान आ रही हैं और इन रूट को फिल कर रही हैं और बाकी ममालिक की भी आ रही हैं। अब एक तरफ तो इसे पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि चलिए नई नई एयरलाइंस पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की अपनी एयरलाइंस आपको पता है बंद हो चुकी है, उनका यूरोपीय यूनियन ने दाखिला बंद कर दिया है, तो इस लिहाज से फिर इसे एक नेगेटिव डेवलपमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा। ज़्यादा फ़ायदा तो आपको पता है कि इसमें इन कंपनीज़ का होगा जो कि फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं। पाकिस्तान को ज़्यादा इसमें कुछ मिलेगा नहीं। अगर इनकी बजाय पाकिस्तान की अपनी कंपनीज, पाकिस्तान की अपनी एयरलाइंस इस रूट से ज़्यादा फ़ायदा उठा रही होती तो वो बेहतर था। खैर ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी जो कि सामने आई थी। अब दोस्तों इसके अलावा बरतानिया से एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये आ रही है कि बरतानिया की कुछ कंपनीज पाकिस्तान के इनर्जी सेक्टर के ऊपर नज़र रखकर बैठी हैं। वो ये चाहती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम के अंदर और ग्रिड सोल्यूशन स्टेशन के अंदर हम कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करें। तो ये काफ़ी अहम तरीन ओवरऑल मालूमात सामने आई है और ये मालूमात असल में बताई है हाई कमिश्नर यूनाइटेड किंगडम के पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन टर्नर की जानिब से। तो ये मालूमात उन्होंने बताई है और इनकी मीटिंग हुई थी नदीम बाबर के साथ जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पेट्रोलियम एट दी पेट्रोलियम डिवीजन है। तो इस तरह ये मालूमात सामने आई थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये भी बताया था कि 1.5 अरब डॉलर की अभी भी क्रेडिट लाइन एक्सपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर और पाकिस्तानी प्रोजेक्ट इनसे फ़ायदा उठा सकती हैं, यानी पाकिस्तान इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो टारगेट है वो ये है कि 20% रीन्यूएबल एनर्जी 2025 तक कर ली जाए टोटल एनर्जी का और 2030 तक इसे 30% ही कर दिया जाए। तो इस तरह पाकिस्तान ये चाहता है। तो इसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए जहां बरतानिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ सकती है और बरतानिया से पहले भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आती रहती है। यानी पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि चाइना अमेरिका के अलावा एक बड़ा इत्तेहादी नज़र आता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब दोस्तों ये 30% जो एनर्जी मैं आपको बता रहा हूँ ये हाइडल एनर्जी के अलावा होगी। इस अर्जे के दौरान पाकिस्तान जो अपनी हाइडल एनर्जी करना चाहता है ये 30 से 40% होगी। यानी अगर हाइडल को भी शामिल कर लिया जाए तो ओवरऑल रीन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान 60 से 70% तक करना चाहता है, जो कि एक बड़ा नंबर है जिससे पाकिस्तान का इन्वायरमेंट भी सिक्योर हो जाएगा और आप कह सकते हैं कि बिजली भी सस्ती बनेगी। इसके अलावा पाकिस्तान ये भी चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जाए विंड टर्बाइंस की, इन्हें असेंबल किया जाए पाकिस्तान के अंदर और इसमें फॉरेन कंपनीज के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का एक इशू रहता है और दूसरा टेक्नोलॉजी का। वैसे तो कोई इशू और नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक बेस्ट कंट्री है। अगर तो कास्ट के लिहाज से भी देखा जाए तो पाकिस्तान महंगा नहीं है, तो हर लिहाज से पाकिस्तान एक बेस्ट कंट्री बन जाता है। बस इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट ना आने का रीज़न तो आपको पता है ना कि पाकिस्तान के अंदर मामलात इतनी जल्दी सेटल नहीं होते, यानी वन विंडो ऑपरेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं, करप्शन होती है, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, लेना पड़ता है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट के दरमियान थोड़े से आप कह सकते हैं कि रास्ते इतने नहीं रहते इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान करना चाहता है तो यहाँ ब्रिटिश इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नजर आती हैं। तो ये दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ।
अब दोस्तों जो डेवलपमेंट आ रही है ये आ रही है कराची से, और कराची के लिए सिंध पुलिस और नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के दरमियान एक एमओयू साइन हो चुका है। अब दोस्तों इस एमओयू के तहत कराची के अंदर, कराची सिटी के अंदर 10,000 सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास को लगाया जाएगा। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट बन जाता है सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी का प्रोजेक्ट, यानी सिंध को और स्पेशली कराची को सेफ बनाने का ये प्रोजेक्ट है। जिस तरह लाहौर के अंदर भी इसी तरह का प्रोजेक्ट किया गया था, कैमरास लगाए गए थे, जिससे फिर आप कह सकते हैं कि जराइम के अंदर कमी आएगी। तो ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कराची को लेकर, बाकायदा तौर पर एमओयू साइन हो चुका है। इसमें दोस्तों मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि कराची में इससे पहले हमें पता है कि दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी, और दहशतगर्दी की वजह से खौफो हरास भी बहुत ज्यादा था कराची के अंदर। तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और इसके अलावा सिंध पुलिस, इन तीनों ने मिलकर वहां काबू पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बार बार इन्हें बुलाया जाता रहे, छोटे काम हो या बड़े काम हो यही आकर करते रहे। अब इसका प्रॉपर एक निज़ाम बनाना चाहिए कराची के अंदर, जिसकी तरफ से जिसके लिए एक स्टेप लिया गया है कि कैमरास को बड़ी तादाद के अंदर इंस्टॉल किया जाए। क्योंकि कैमरास के जरिए आप कह सकते हैं कि एक रूम के अंदर, एक कंट्रोल रूम के अंदर बैठकर बहुत सारी जो जराइम है इनके ऊपर काबू पाया जा सकेगा, या अगर जराइम हो रहे होंगे तो इनकी वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकेगा, इनके सबूत मौजूद होंगे। और इसके अलावा जो कोई भी इस तरह का काम करेगा, किसी भी किस्म का जराइम मतलब, तो उसे पकड़ना भी आसान होगा। तो कैमरास काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। आजकल तो कैमरास की टेक्नोलॉजी भी आपको पता है कि बहुत अपडेट हो चुकी है, और किसी भी किस्म के फेस को भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो इस तरह ये कराची के लिए बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। अगर देखा जाए इससे कराची का अमन मुकम्मल तौर पर कायम भी रहेगा और मजीद बेहतर होता चला जाएगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, और ये आ रही है पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तरफ से। तो दोस्तों $161 मिलियन का इजाफा सामने आया दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान, जो कि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 0.78% बनता है। तो इस तरह दोस्तों पाकिस्तान के जो टोटल रिजर्व बन जाती हैं ये अब $20 अरब से तजावुज कर चुकी हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान को कोई $307 मिलियन की रकम रिसीव हो चुकी है। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्तलिफ मल्टीलैटरल और बाईलैटरल रिसोर्सेज से पाकिस्तान को $359 मिलियन की रकम आई थी। अब ये ओवरऑल $20 अरब से तजावुज होकर $20.402 अरब के पाकिस्तान के पास रिजर्व हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर तो स्टेट बैंक के रिजर्व को देखा जाए तो यहाँ $188 मिलियन का इजाफा सामने आया, जिससे स्टेट बैंक के पास 13.298 अरब की रकम हो चुकी है। जबकि अगर बाकी जो रिजर्व है उनको देख लिया जाए, यानी कमर्शियल बैंकों के, तो उनके थोड़े कम हुए हैं, और ये कम हुए हैं 7.130 अरब से कम होकर ये हो चुके हैं 7.103 अरब। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि $161 मिलियन का टोटल इजाफा सामने आया है, लेकिन जो स्टेट बैंक है इसमें इजाफा सामने आया है $188 मिलियन का। यानी ये जो डिफरेंस सामने आया है ये कमर्शियल बैंकों के असल में रिजर्व कम हुए हैं $27 मिलियन, जिसकी वजह से ओवरऑल इजाफा $188 मिलियन नहीं रहा बल्कि $161 मिलियन तक रहा है। तो इस तरह दोस्तों ये भी एक डेवलपमेंट सामने आई है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व को लेकर। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आ रही है यूरोपीय यूनियन से। तो यूरोपीय यूनियन ने कल वाले दिन यानी जुम्मे वाले दिन ऐलान किया कि 58 मिलियन यूरोस की रकम बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को दी जाएगी, और ये दी जाएगी 2-3 कामों के लिए। पहला काम दोस्तों ये होगा कि वाटर के जो प्रॉब्लम है बलूचिस्तान के अंदर इन्हें दूर किया जाएगा, यानी इनकी इंप्रूवमेंट की जाएगी, इंप्रूवमेंट की जो एक्सेस है उसे भी बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो प्राइमरी और मिडिल लेवल की एजुकेशन है इसे बेहतर किया जाएगा इस ओवरऑल रकम के अंदर। अब दोस्तों ये ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 5 साल का ये प्रोजेक्ट होगा, यानी थोड़े थोड़े पैसे करके लगाए जाएंगे, और इसमें ये 2021 से 2027 तक चलेगा। इसमें दोस्तों अगर तो वाटर की बात की जाए तो वाटर के ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा रकम खर्च की जाएगी, और इसके लिए कुछ 40 मिलियन यूरोस की रकम खर्च की जाएगी, ताकि वाटर को जो अवेलेबिलिटी है बलूचिस्तान के अंदर इसे बेहतर किया जा सके, और ये सब कुछ 5 सालों के अंदर होगा। इसके अलावा दोस्तों फार्मिंग, लाइफ स्टाइल फार्मिंग को भी बेहतर किया जाएगा, जो कि इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है। जबकि अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के ऊपर जो
जो बाकी रकम बचती है यानी 18 मिलियन यूरोज वो खर्च की जाएगी, और ये भी किए जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, यानी मिडल और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के ऊपर ओवरऑल ये पैसा खर्च होगा। तो इस तरह ये यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान को पैसे देती रहती है और मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इस तरह दोस्तों इतनी ही डेवलपमेंट आज की वीडियो के लिए मैंने सेलेक्ट की थी ताकि आप तक सारी मालूमात पहुंच सके। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।